अक्सर लोग कहते हैं कुछ रास्ते मंजिल तक पहुंचाते हैं और कुछ रास्ते ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। ये कहानी है 4 दोस्तों की जिन्होंने सिर्फ कुछ घंटे बचाने के लिए एक शॉर्टकट चुना, लेकिन वो शॉर्टकट उन्हें ऐसी जगह ले गया जो दुनिया के नक्शे में होते हुए भी दुनिया से अलग थी। रात की लगभग 8 बजी थी। हल्की बारिश हो रही थी। एक कार सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। कार में बैठे थे आरव, उसकी गर्लफ्रेंड रिया और उनके दोस्त समीर और नेहा। सभी वीकेंड ट्रिप पर निकली थी। अगर इसी स्पीड से चले तो सुबह तक पहुंच जाएंगे। बस कहीं अच्छी जगह रुकना, पिछली बार जैसे होटल में मत ले जाना। हाँ, वहां तो भूत भी रहने से मना कर दे। सभी हंसने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद वही मजाक सच होने वाला था। करीब 9 बजे जीपीएस ने अचानक नया रास्ता दिखाया। फास्टर रूट अवेलेबल। भाई 2 घंटे बच रहे हैं। तो फिर यही रास्ता लेते हैं। कार मुख्य सड़क छोड़कर जंगल वाले रास्ते पर मुड़ गई। बारिश तेज होने लगी। धीरे धीरे सड़क पतली होती गई। मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा। जंगल जितना गहरा होता जा रहा था उतना ही अजीब सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। यहां तक कि झिंगुरों की आवाज भी नहीं थी। कुछ देर बाद रिया ने खिड़की के बाहर देखा। सड़क किनारे एक छोटी लड़की खड़ी थी। गीले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। आरव, वो देखो। आरव ने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन जब सभी बाहर देखने लगी वहां कोई नहीं था। तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नहीं, मैंने सच में देखा था। रात 10 बजे बारिश अचानक बंद हो गई और तभी उनकी कार के सामने एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखाई दिया। उस पर धूल जमी थी। उस बोर्ड पर लिखा था, कालीवाड़ी गांव में आपका स्वागत है। लेकिन नीचे किसी ने लाल रंग से लिखा था, वापस लौट जाओ। लेकिन पूरे गांव में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के अंदर पहुंची। चारों तरफ पुराने मकान, बंद दरवाजे, टूटी खिड़कियां और अजीब बात, हर घर के बाहर काले रंग का एक ही निशान बना हुआ था। ये निशान हर घर पर क्यों है, पता नहीं। तभी एक घर की खिड़की के पीछे किसी का चेहरा दिखाई दिया, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, फिर गायब। गांव के अंत में एक बड़ा मकान था, बाकी घरों से अलग, कम टूटा हुआ। रात यहीं रुकते हैं। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आसपास और कोई जगह नहीं थी, इसलिए चारों अंदर चले गए। घर के अंदर धूल जमी थी। पुराना फर्नीचर पड़ा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और बीच में एक बड़ी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में पूरा परिवार दिखाई दे रहा था, लगभग 30 लोग, लेकिन हर चेहरे पर काले रंग का निशान बना था। सिर्फ एक छोटी बच्ची का चेहरा साफ था। ये अजीब है। किसी ने खराब कर दी होगी। लेकिन तभी रिया ने महसूस किया कि तस्वीर वाली बच्ची उसे देख रही थी। चारों ने एक कमरे में रुकने का फैसला किया। बाहर फिर से तेज हवा चलने लगी। रात ठीक 12 बजे घर के अंदर कहीं से घंटी की आवाज आई। आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं देख कर आता हूं। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। उसी समय कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे धीरे, और फिर किसी ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। चारों की सांसें रुक गई। दरवाजे के बाहर से एक बच्ची की आवाज आई। मुझे अंदर आने दो।
कमरे में सन्नाटा छा गया। आवाज फिर आई, वो लोग मुझे फिर ढूंढ रहे हैं। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसे वही आवाज पहचान में आ रही थी जो उसने कुछ घंटे पहले सड़क किनारे खड़ी लड़की के रूप में देखी थी। आवाज किसी जीवित इंसान की नहीं थी, और सबसे डरावनी बात, वो बच्ची रिया को पहचानती हुई लग रही थी। लेकिन अभी तक किसी को अंदाजा नहीं था कि ये गांव सिर्फ श्रापित नहीं था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। दरवाजे पर दस्तक बंद हो चुकी थी। चारों दोस्त डरे हुए एक दूसरे को देख रहे थे, बल्कि यहां समय भी मर चुका था। कोई बाहर है क्या? लेकिन उत्सुकता डर से बड़ी हो गई। आरव ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। उसकी एक आंख गायब थी और उसके हाथ में एक कागज था। कागज पर लाल रंग से लिखा था, सूरज निकलने से पहले गांव छोड़ दो। चारों के चेहरों का रंग उड़ गया। दरवाजा बंद करके सभी वापस बैठे, लेकिन अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। सांसों से धुआं निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच खड़ी हो, उन्हें देख रही हो। अचानक कमरे के कोने में रखा पुराना शीशा अपने आप हिलने लगा। वो शीशा। सभी ने शीशे की तरफ देखा और अगले ही पल उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि शीशे में 4 नहीं 5 परछाइयां दिखाई दे रही थी। चारों डरकर पीछे हट गए, लेकिन 5वीं परछाई वहीं खड़ी रही। धीरे धीरे फिर उसका चेहरा दिखाई दिया, वही छोटी लड़की, और वो सीधे रिया को देख रही थी। अचानक शीशा टूट गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। किसी तरह रात बीत गई। सुबह होते ही चारों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। अब बस यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। सही कह रहे हो। चारों कार में बैठे। इंजन स्टार्ट हुआ और वे गांव से बाहर निकलने लगे। लेकिन 20 मिनट बाद उनकी सांसें रुक गईं, क्योंकि सामने फिर वही बोर्ड खड़ा था, कालीवाड़ी गांव में आपका स्वागत है। ये कैसे हो सकता है? हम वापस यहीं कैसे आ गए? उन्होंने दूसरी दिशा से जाने की कोशिश की, फिर तीसरी दिशा से, फिर जंगल के रास्ते से, लेकिन हर बार 20 मिनट बाद वही बोर्ड सामने आ जाता, जैसे पूरा गांव उन्हें निगल चुका था, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें बाहर नहीं जाने दे रही थी। गांव के बीचों बीच उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बाकी जगहों से अलग था, लेकिन उसके दरवाजे पर भी वही काला निशान बना था। चारों अंदर गए। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, धूल से ढकी हुई। आरव ने डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा, ये गांव कभी खुशहाल था, लेकिन गांव के सबसे अमीर परिवार ने अमर होने के लिए काले तंत्र का सहारा लिया। परिवार के सभी सदस्य एक एक करके मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हुई। वे इसी गांव में कैद हो गईं। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक फोटो लगी थी, उसी बच्ची की। फोटो के नीचे लिखा था, गौरी, अंतिम जीवित सदस्य। गौरी उस परिवार की सबसे छोटी बच्ची थी। जब बलि दी गई, वो भाग गई थी, लेकिन जंगल ने उसे भी नहीं छोड़ा। उसकी आत्मा आज भी मदद मांगती है। वही लड़की। अचानक मंदिर के बाहर किसी के रोने की आवाज आई। माँ, माँ। नेहा धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगी। रुको! लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से दर्जनों लोगों की हंसी सुनाई देने लगी। खिड़की से बाहर देखने पर चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरे गांव की सड़क पर लगभग 30 लोग खड़े थे। सफेद कपड़े, काली आंखें, टेढ़ी मुस्कान। वही परिवार जो
तस्वीर में था। ये लोग जिंदा नहीं है। अचानक मंदिर के अंदर ठंडी हवा चली और गौरी की आत्मा दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था, वो डरी हुई लग रही थी। भाग जाओ। कौन हो तुम? जाग रहा है। कौन? गौरी का चेहरा डर से भर गया। जिसने ये श्राप शुरू किया था, वो तांत्रिक। गौरी की आत्मा चीख उठी। वो आ गया। उसी क्षण मंदिर के पीछे के अंधेरे में धीरे धीरे एक लंबी काली आकृति बाहर आने लगी। उसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट थी, जिसने वर्षों पहले पूरे गांव को काले तंत्र की आग में झोंक दिया था। गौरी की आत्मा उन्हें चेतावनी देकर गायब हो चुकी थी, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि गांव उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। मंदिर की दीवारें कांप रही थीं। बाहर खड़ा काला साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जाएं कहां? अचानक तांत्रिक की भारी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। बहुत वर्षों बाद 4 मेहमान आए हैं। इस बार श्राप पूरा होगा। अचानक रिया के सिर में तेज दर्द शुरू हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। रिया खुद को उसी गांव में देख रही थी, लेकिन वो वर्तमान नहीं था, वो अतीत था। एक विशाल हवेली, गांव वाले, मशाले और बीच में खड़ा वही तांत्रिक। तभी रिया ने एक छोटी बच्ची को देखा। वो गौरी थी और उसके बगल में खड़ी एक महिला बिल्कुल रिया जैसी दिख रही थी। ये मैं हूं? नहीं, वो उसकी परदादी थी। रिया उसी परिवार की वंशज थी जिसने काले तंत्र की शुरुआत की थी। गौरी की आत्मा फिर दिखाई दी। तुम्हारे परिवार ने शक्ति पाने के लिए हमें बलि चढ़ाया था। सालों पहले रिया के पूर्वजों ने धन और अमरता के लालच में एक खतरनाक तांत्रिक को गांव बुलाया था, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया। जिस शक्ति को वे नियंत्रित करना चाहते थे, वही शक्ति पूरे गांव पर टूट पड़ी। एक ही रात में लगभग सभी लोग मारे गए और उनकी आत्माएं यहीं फंस गईं। गौरी ने उन्हें मंदिर के पीछे एक गुप्त रास्ता दिखाया। पत्थरों के नीचे एक पुरानी सीढ़ी थी। सीढ़ियां एक गहरे तहखाने में जाती थी, वहीं जहां श्राप की शुरुआत हुई थी। चारों नीचे उतरे। तहखाने में पहुंचते ही उनकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच एक विशाल तांत्रिक चक्र बना था। चारों तरफ सूखी हड्डियां बिखरी थी। दीवारों पर अजीब मंत्र लिखे थे और बीच में एक काला पत्थर रखा था। यही श्राप का स्रोत है। अचानक पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। नेहा चीख उठी। समीर उसे संभालने लगा। अचानक तांत्रिक उनके सामने प्रकट हुआ। तुम लोग सोचते हो मैं श्राप हूं? वो हंसने लगा। नहीं, मैं भी कैदी हूं। असल में अनुष्ठान के दौरान जो शक्ति आई थी, वो तांत्रिक से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। उसने पूरे गांव की आत्माओं को बांध दिया और तांत्रिक को भी। वर्षों से वो भी मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। गौरी ने रिया की तरफ देखा। सिर्फ तुम ये श्राप तोड़ सकती हो। कैसे? जिस परिवार ने इसे शुरू किया, उसी परिवार के खून से ये खत्म होगा। नहीं, अगर श्राप नहीं टूटा तो ये गांव हर साल नए लोगों को निगलता रहेगा। तांत्रिक चक्र सक्रिय हो गया
पूरा तहखाना कांपने लगा। काला पत्थर हवा में उठ गया। रिया आगे बढ़ी। उसने एक पुरानी तांत्रिक तलवार उठाई और अपनी हथेली काट दी। खून की बूंदें पत्थर पर गिरी। अचानक पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। ऐसा लगा जैसे वर्षों से कैद आत्माएं एक साथ चीख रही हों। काला पत्थर टूटने लगा। तांत्रिक चीख उठा। फिर धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदल गया। जब चारों की आंख खुली, वे गांव के बाहर पड़ी थी। सूरज निकल चुका था। गांव गायब था। जहां कालीवाड़ी थी, वहां सिर्फ खाली मैदान था। क्या ये सब खत्म हो गया? शायद। चलो यहां से चलते हैं। चारों कार में बैठ गए। करीब 2 घंटे बाद वे एक ढाबे पर रुके। रिया वॉशरूम जाने के लिए उतरी। जब वो शीशे के सामने पहुंची, उसकी धड़कन रुक गई, क्योंकि शीशे में उसके पीछे गौरी खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। तुमने श्राप नहीं तोड़ा। क्या? तुम उसे अपने साथ ले आई हो। रिया पीछे मुड़ी। वहां कोई नहीं था। वो घबराकर बाहर भागी। लेकिन बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी कार की पिछली खिड़की पर धूल में किसी ने उंगली से लिखा था, कालीवाड़ी अब तुम्हारे साथ है। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। कार के अंदर बैठे आरव, समीर और नेहा अब भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कार के शीशे में दिख रही उनकी परछाइयां मुस्कुरा नहीं रही थी। कुछ श्राप जगहों से नहीं बंधे होते, वे इंसानों से बंध जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो सफर कभी खत्म नहीं होता।